हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी जो पोएम थी द रोड नॉट टेकन, इस वीडियो में हम उस पोएम की एक शॉर्ट और क्विक समरी देखेंगे, सभी लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे, राइम स्कीम को देखेंगे और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम चैप्टर एट द ग्लांस से शुरू करेंगे। मैंने पूरी पोएम को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिन पॉइंट्स को हम देखते हैं तो हमारा पूरा पोएम कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज, once the poet was walking down the road and reached a diversion। डाइवर्जन मतलब जब कोई एक चीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उस पॉइंट को जहां पर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज नोन एज डाइवर्जन। ओके, तो रोड नॉट टेकन पोएम में एक बार पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोड पर चल रहे थे। उस रोड पर चलते चलते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर एक वो रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा था और वो उसी डाइवर्जन पर, मतलब उस पॉइंट पर जहां पर वो रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, उसी पॉइंट पर खड़े हैं। ओके, ही कुड ट्रैवल और वॉक ओवर ओनली वन ऑफ द पाथ्स। तो अब ही इज वन ट्रैवलर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अकेले ट्रैवलर हैं, तो वो उन दोनों रोड्स में से किसी एक रोड पर ही चल सकते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, है ना। ही टुक टाइम टू चूज द राइट पाथ। तो वो उस डाइवर्जन पर खड़े होकर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा, कौन से रास्ते पर उन्हें जाना चाहिए। ही इंस्पेक्टेड देम टू डिसाइड विच वॉज द बेटर ऑप्शन एंड देन चूजेस द वन विच सीम्स लेस वॉकड ओवर। तो वो उसी डाइवर्जन पे खड़े होकर उन दोनों रास्तों को इंस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जहां तक वो उन पाथ्स को देख सकते हैं वो देखते हैं, ये समझने के लिए कि कौन सा पाथ उनके लिए बेहतर है। सेम गोज टू अस टू। हम लोगों की लाइफ में भी अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से एक चुनना होता है, तो वी टेक टाइम, है ना। हम समय लगाते हैं सोचने में कि कौन सा पाथ हमारे लिए सही होगा, हमें क्या चुनना चाहिए। सो सेम गोज टू पोएट ऑल्सो। वो सोचते हैं कि कौन सा पाथ उन्हें चुनना चाहिए, वो एनालाइज करते हैं उसी डाइवर्जन पर खड़े होकर। फिर सब सोचने समझने के बाद वो रास्ता चुन लेते हैं जिस पर कम लोग चले होते हैं, ठीक है। और वो अपने आप से कहते हैं कि मैं आज तो ये वाला रास्ता छोड़ रहा हूँ, दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन किसी और दिन मैं डेफिनेटली यहाँ पर आऊँगा और जो रास्ता मैं आज छोड़ रहा हूँ इसी पर चलूँगा। Although he knew that he would never get a chance to walk over it, लेकिन हमारे पोएट ये बात भी जानते हैं कि उन्हें लाइफ में कभी दोबारा वो चांस नहीं मिलेगा कि वो जो पास्ट में उन्होंने रास्ता छोड़ दिया उस पर दोबारा चल सके। समझने की कोशिश करना, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। When we have two choices और हम उनमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी रास्ते पे आगे चलते हैं, so we cannot go back to the point, we cannot go back to that diversion। जहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम उस पॉइंट पर वापस नहीं आ सकते दूसरा रास्ता चुनने के लिए। अगर हमने एक बार एक चीज सिलेक्ट कर ली तो हमें उसी को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। He would go further on the chosen path and would not get a chance to go back। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो पाथ पोएट ने सिलेक्ट कर लिया उन्हें उसी पाथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ उन्हें दोबारा वो चांस नहीं देगी कि अपने पास्ट में जो तुमने रास्ता छोड़ दिया उस पर चलो, ठीक है। एज ही वॉकड ऑन द चूजन पाथ ही रियलाइज्ड दैट द बोथ पाथ्स वर सिमिलर। तो जो रास्ता पोएट ने चुना होता है, उस रास्ते पे आगे चलने के बाद पोएट को ये रियलाइज होता है कि दोनों रास्ते लगभग बराबर थे, दोनों रास्ते लगभग सिमिलर थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं पोएट? देखिए, जब हमारी लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और हमें एक को चुनना होता है, तो हम उनमें से एक क्या सोचकर चुनते हैं? यही सोचकर कि ये वाला ऑप्शन जो हम चुन रहे हैं ये हमारे लिए इजी होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। लेकिन जब हम उस रास्ते को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर, तब थोड़े दूर चलने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि मुश्किलें, चैलेंजेस दोनों रास्तों में थे। बोथ पाथ्स वर सिमिलर। आप एक पाथ चुन तो लेते हैं ये सोच कर कि ये ज़्यादा आसान होगा, बट नहीं, रियलिटी इज समथिंग एल्स। उसमें भी चैलेंजेस होते हैं, उसमें भी डिफिकल्टीज आती हैं। मतलब इसलिए पोएट इज सेइंग कि दोनों रास्ते वर सिमिलर। ओके, ही फेल्ट दैट हिज फ्यूचर वॉज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस दैट ही मेड। तो उसके बाद पोएट को एक बात रियलाइज होती है कि उसका फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आज क्या चीज़ चुनता है। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपने एक चुन लिया,
तो जो आप ऑप्शन चुन रहे हैं ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। अगर आप सही चीज चुनते हैं तो आपके फ्यूचर को इसके पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, अगर आप गलत चीज चुनते हैं तो नेगेटिवली। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। द कंक्लूजन इज कि आपको समझदार रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि अगर आप आज कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम। ओके, तो अब हम पोएम की लाइंस को देखेंगे और पोएटिक डिवाइसेस और साथ ही साथ राइमिंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। तो देखो, येलो वुड राइमिंग स्कीम देखते वक्त हमेशा पोएम की लाइंस का आखिरी वाला वर्ड देखना होता है। तो फर्स्ट लाइन में आखिरी वर्ड क्या है? वुड। ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सेकेंड लाइन में क्या है आखिरी वर्ड? बोथ। तो वुड और बोथ राइम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो वुड का जो राइमिंग स्कीम है वो ए होगा और बोथ का होगा बी। अगर ये सेम होते, वुड और बोथ राइम कर रहे होते, तो वुड का अगर राइम स्कीम ए होता तो बोथ का भी ए ही होता, लेकिन ये दोनों राइम नहीं कर रहे, तो वुड का राइम स्कीम इज ए एंड बोथ का बी है। ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब वुड और स्टूड दे आर राइमिंग। वुड का राइम स्कीम था ए, तो स्टूड का भी ए होगा। समझ आया? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। वुड, स्टूड, कुड, दे ऑल आर राइमिंग। तीनों का राइम स्कीम ए। ओके। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ। अब बोथ एंड अंडरग्रोथ दे आर राइमिंग। बोथ का राइम स्कीम था बी, तो अंडरग्रोथ का भी होगा बी। तो राइम स्कीम कुछ इस तरह से है, ए बी ए ए बी। ठीक है। वुड, बोथ, स्टूड, कुड, ग्रोथ, ए बी ए ए बी। तो आप पूरी पोएम में देख सकते हैं, यही खास बात है, एक राइम स्कीम पूरी पोएम में यही फॉलो होता है। देखो, फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम। फेयर और वियर एंड देयर दे ऑल आर राइमिंग, सो ए ए ए, और क्लेम और सेम दे आर राइमिंग, सो बी बी। यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ले, बैक, डे, वे, बैक। ले, डे, वे, ए ए ए, और ब्लैक एंड बैक दे आर बी, सो ए बी ए ए बी। सिमिलरली यहाँ पर भी ए बी ए ए बी फॉलो हो रहा है। ओके। तो अब ये हो गई राइम स्कीम। राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस को। देखो, 2 roads diverged in a yellow wood। यहाँ पर 2 roads किसको सिंबलाइज कर रहा था? हमारी लाइफ के 2 पार्ट्स को। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है सिंबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पर 2 roads हमारी लाइफ के 2 ऑप्शंस को, चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। That's why the poetic device here is symbolism. Okay. And sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में शुरू में एंड आ रहा है। ठीक है। तो किसी भी लाइन में अगर एक भी वर्ड या फिर पूरी पोएम में बार बार एक वर्ड रिपीट हो तो वो पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। ठीक है। तो यहाँ पर एंड में एनाफोरा है। गॉट माई पॉइंट? ओके। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, यहाँ पर कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुआ है। नाउ द सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर, जब 2 वर्ड्स हमेशा सेम अल्फाबेट से शुरू होते हैं तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिटरेशन। यहाँ पर वांटेड वियर, वांटेड में W और वियर में भी W से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज एलिटरेशन। ओके। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पर कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो देखो यहाँ पर थर्ड लाइन में आपके पास लिखा है फर्स्ट फॉर। दोनों वर्ड्स का स्टार्टिंग अल्फाबेट एफ है ना? तो यहाँ पर एलिटरेशन है। ओके। अब अगला स्टैंजा देखते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood and I took the one less travelled by।
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अब इस स्टैंजा में आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेस वर्ड रिपीट हुआ है सेकेंड लाइन में, एजेस एंड एजेस। तो पूरी पोएम में किसी भी लाइन में या फिर पूरी पोएम में एक वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार लिखा जाए तब पोएटिक डिवाइस होता है रेपिटिशन, ठीक है। और यहाँ पर आप थर्ड लाइन में देख सकते हैं 2 roads diverged in a wood लिखा हुआ है, जो कि पोएम की स्टार्टिंग वाली लाइन थी, 2 roads diverged in a yellow wood। सो यहाँ पर भी रेपिटेशन आपका पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पूरा चार्ट जैसा बना दिया है। जो राइम्स की हमने डिस्कस करी थी ए बी ए ए बी, और जितने भी पोएटिक डिवाइस हमने पोएम में डिस्कस करे थे। फर्स्ट वाज सिंबॉलिज्म, जहाँ पर 2 रोड्स हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारी लाइफ की चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पर सिंबॉलिज्म था, ओके मैंने वहाँ पर लिखा है। फिर हमारे पास एंड था 3 लाइन्स की शुरुआत में, तो एनाफ हो रहा था, वो लिखा है मैंने यहाँ पर। देन वी हैड वांटेड वियर में एलिट्रेशन और फर्स्ट फॉर्म में एलिट्रेशन, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर। देन वी हैड रेपिटेशन, एजेस एंड एजेस, और वो लाइन 2 roads diverged in a yellow wood, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो जो ट्रैवलर था पोएम रोड नॉट टेकन में, वो कहाँ पर पहुँच गए थे और इन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो कहाँ पर पहुँच गए थे, वो एक रोड के डाइवर्जन पर पहुँच गए थे और ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि कौन सा पाथ उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो द ट्रैवलर फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर वन पाथ वॉज डिवाइडिंग इनटू 2। तो पोएट अपने आप को उस पॉइंट पर खड़ा पाते हैं जहां पर एक रास्ता 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा था, मतलब डाइवर्जन पर, ठीक है। ही वॉज इन अ प्रॉब्लम as he had to choose one path among the 2 because being one traveler he could travel on one path at a time। तो वो बड़े असमंजस में थे कि कौन सा पाथ उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक अकेले ट्रैवलर थे, तो वो एक बार में एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकते थे। दैट्स वाई ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि कौन सा पाथ उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड वॉज अनेबल टू डिसाइड विच पाथ ही शुड सिलेक्ट। तो दोनों पाथ्स में वो कन्फ्यूज हो गए थे कि कौन सा रास्ता उन्हें चुनना चाहिए, ओके। Okay, now let's discuss the next question. Discuss what these phrases mean to you. अब आपको पोएम के कुछ phrases दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि आपके हिसाब से इन phrases का क्या मतलब था पोएम में, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेज इज येलो वुड। येलो वुड का क्या मतलब था, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसकी लीव्स पुरानी हो गई हो या फिर जो ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज विथरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। तो येलो वुड मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिसकी लीव्स येलो हो चुकी हों, जैसे कि ऑटम सीजन में होती हैं, ओके। इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल्स। तो येलो वुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग बहुत उम्र के हैं, मतलब उस रोड से लोग और भी गुजर चुके हैं पोएट के अलावा, मतलब बहुत सारे लोग उस रोड पर ऑलरेडी चल चुके हैं, ओके। तो अगला फ्रेज है, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्यू। ग्रासी का मतलब क्या था, उस रास्ते के ऊपर खूब सारी घास उगी हुई है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा लोग उस रास्ते पर नहीं चले, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है, इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। ग्रासी का मतलब उस रास्ते पर खूब सारी घास उगी हुई थी। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर बाय मेनी पीपल, जिसका मतलब है उस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। इट हैड टू बी वोन आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉक्ड ऑन इट। और उस घास को अभी भी पुराना होना बाकी था, मतलब जो घास उगी थी वो लोगों की पैरों द्वारा अभी कुचली नहीं गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज द पासिंग देयर। पासिंग देयर का क्या मतलब था, पोएट का उस रास्ते पर चलना जो कि उसने अपने लिए चुना था। सो इट मीन्स दैट व्हेन ही वॉक्ड ओवर द पाथ दैट ही हैड चूजन। तो जिस रास्ते पर वो चलते हैं, जो उन्होंने चूज किया, दैट इज the passing there, okay। So now next phrase is leaves no step had trodden black। मतलब कि वहां पर पत्तियां अभी भी ग्रीन हैं, लोगों के पैरों के द्वारा कुचले जाने की वजह से पत्तियां अभी भी ब्लैक नहीं हुई हैं, ठीक है। It means that no one had walked over the leaves as they were still green, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पत्तियों के ऊपर अभी ज्यादा लोग नहीं चले हैं क्योंकि पत्तियां were still green।
इफ दे हैड बीन वॉकड ओवर दे वुड हैव टर्न्ड ब्लैक। अगर उनके ऊपर लोग चल चुके होते तो वो काली हो जाती। हमारा लास्ट फ्रेज है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कैसे एक रास्ता आगे दूसरे रास्ते पर हमें पहुंचाता है। मतलब एक रास्ते से हम आगे दूसरे रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं लेकिन वापस उस पॉइंट पर नहीं आ पाते जहां से हमने शुरू किया था। ओके, इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन अ पाथ वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस एंड मेक चॉइसेस फर्दर। जैसे हम एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हमें उसी रास्ते पर और चॉइसेस मिलती जाती हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट में जो रास्ता हमने छोड़ दिया वहां पर जाने का मौका कभी नहीं मिलता। वी कीप इन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे एंड नेवर गेट अ चांस टू गो बैक। तो जो रास्ता हम चुनते हैं उसी पर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हमारे पास दोबारा वापस जाने का चांस नहीं होता जहां से हमने शुरू किया था। ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजा 2 and 3? तो अब जो पोएट उन दोनों रोड्स को डिस्क्राइब करता है तो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा के अकॉर्डिंग हमें बताना है पोएम में जो हमने पढ़ा, तो क्या वो दोनों रोड्स सेकेंड और थर्ड स्टैंजा के अकॉर्डिंग अलग अलग थे या दे वर सिमिलर, ठीक है। तो पोएट ने पहले सोचा था कि वो दोनों रोड्स अलग अलग हैं, एक पर ज्यादा लोग चल चुके हैं और एक पर कम लोग चले हैं। तो पोएट ने कौन सा रास्ता चुना था? जिस पर कम लोग चले हैं। लेकिन आगे जाने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि दोनों रोड्स पर ही लोग ऑलरेडी चल चुके हैं एंड बोथ रोड्स वर सिमिलर। द टू पाथ्स वर सिमिलर। In the beginning, the poet felt that one of them was grassy and had not been walked over by many people. तो पहले पोएट को लगा कि एक रास्ता ज्यादा ग्रासी है और उस पर कम लोग चले हैं। But when he walked on it for some distance, he realized that it was like other road. Both the roads were similar. तो जो रास्ता उसने चुना था ये सोचकर कि इस पे कम लोग चले हैं, उस पर आगे जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि इस रोड पर भी उतने ही लोग चले थे जितने उस रोड पर चल चुके हैं। मतलब बोथ द रोड्स वर सिमिलर। तो अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, तो पोएम की आखिरी 2 लाइन्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि पोएट ने उन दोनों रोड्स को किस तरह डिस्क्राइब किया। तो अपनी आखिरी 2 लाइन्स में भी पोएट अपने इनिशियल डिसीजन के बारे में बात करते हैं कि उन्हें शुरू में ऐसा लगा कि एक रोड ज़्यादा ग्रासी और एक रोड कम ग्रासी, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि ज़्यादा ग्रासी था, जिस पर कम लोग चल चुके हैं। लेकिन उसी रोड पर फर्दर चलने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि बोथ द रोड्स वर इक्वली वोन आउट, मतलब दोनों ही रास्तों पर लोग ऑलरेडी चल चुके हैं। सो मैंने आंसर में लिखा है, हियर अगेन द पोएट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन when he thought that the roads were different and chose the one that had been walked over by lesser number of people. तो आखिरी लाइंस में भी पोएट अपने इनिशियल डिसीजन की बात करते हैं जब उन्हें ऐसा लगा था कि दोनों रास्तों में से एक ज़्यादा ग्रासी है, मतलब कि कम लोगों द्वारा चला गया है, और एक कम ग्रासी है, मतलब ज़्यादा लोगों द्वारा चला गया है। तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि ज़्यादा ग्रासी था, और उसी पर फर्दर चलने के बाद उन्हें क्या रियलाइज होता है, अभी हम पढ़ते हैं। But at the end realized that both the paths were equally worn out and were walked upon by many people. लेकिन उस रास्ते पर जो उन्होंने सिलेक्ट किया था, जो ज़्यादा ग्रासी था, उस पर चलने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि both the paths were equally worn out, मतलब दोनों रास्तों पर लोग ऑलरेडी चल चुके हैं। So this poem was all about making choices. मतलब अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 रास्ते हैं, सो यू हैव टू बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि आपकी आज की चॉइस आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करेगी। सो दिस वाज द एंड विद द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।